तो 10th क्लास के प्रथम चैप्टर में आज अपना टॉपिक है गुप्त वंश। गुप्त वंश की हम बात करें तो सबसे पहले संस्थापक की बात करते हैं कि आखिर गुप्त वंश की स्थापना किसने की। तो श्री गुप्त एक व्यक्ति थे, उन्होंने 275 ईस्वी में किसकी स्थापना की? गुप्त वंश की स्थापना की। अब देखो मौर्य काल में तो यहाँ पर आप पढ़ रहे थे ईसा पूर्व, और यहाँ पर गुप्त वंश में क्या आ गया? ईस्वी। तो 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने गुप्त वंश की क्या की? स्थापना की। वो इसके क्या बने? संस्थापक बने। श्री गुप्त के बाद में जो अगले शासक बने उनका नाम था घटोत्कच। इन्होंने एक उपाधि धारण की, उसका नाम था महाराज। घटोत्कच के बाद में जो शासक बने उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी माना जाता है। अब शासक बनने के बाद में इन्होंने एक उपाधि धारण की, तो घटोत्कच के जो पुत्र हो गए। इसके बाद में उन्होंने एक उपाधि धारण की, महाराजा धीराज। आगे हम बात करें, उन्होंने विवाह किया तो लिच्छवी वंशजा, तो लिच्छवी वंश की एक कन्या से उन्होंने विवाह किया जिसका नाम था कुमार देवी। तो लिच्छवी वंश की कुमार देवी से विवाह किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात आती है कि गुप्त संवत जो है, उस गुप्त संवत की शुरुआत किसने की और कब की? तो 319 ईस्वी में गुप्त वंश की शुरुआत करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त के बाद में अगले जो शासक आते हैं उनका नाम है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के समय की हम बात करें तो 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक का इनका समय रहता है। तो समुद्रगुप्त का जो आदर्श है वो माना जाता है दिग्विजय और एकीकरण। देखो इसमें दो शब्द हैं, एक है दिग्विजय और दूसरा है एकीकरण। दिग्विजय की हम बात करें, दिग्विजय का मतलब होता है कि आसपास के जो राज्य हैं उन राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपने राज्य में मिला लेना। तो ये तो दिग्विजय की नीति है। और जब उन राज्यों पर विजय प्राप्त कर लें तो उन्हें अपने राज्य में मिलाना, तो ये एकीकरण की नीति है कि पड़ोसी राज्यों को मिला करके अपने साम्राज्य का क्या करना? विस्तार करना। ये मुख्य रूप से समुद्रगुप्त का क्या था? आदर्श था। आगे हम बात करें इलाहाबाद प्रशस्ति, तो आप इसे इलाहाबाद प्रशस्ति बोल सकते हो, या फिर एक इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं हम प्रयाग प्रशस्ति। तो इसे आप इलाहाबाद प्रशस्ति बोल सकते हो या फिर प्रयाग प्रशस्ति। तो ये जो इलाहाबाद प्रशस्ति है वो किसके माध्यम से लिखी गई? तो हरिसेन। ये हरिसेन कौन है? तो ये जो हरिसेन है वो समुद्रगुप्त का दरबारी था और उन्होंने एक प्रशस्ति लिखी जिसे प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रशस्ति में क्या लिखा उन्होंने? तो उन्होंने वर्णन किया कि समुद्रगुप्त जो हैं वो समुद्रगुप्त ने कभी वो युद्ध में हारे नहीं। तो समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का, कि उन्होंने जो भी सैनिक अभियान चलाए उसमें सदैव वो सफल रहे, कभी भी पराजित नहीं हुए। तो ये सभी उल्लेख जो है वो किस में मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में। इसमें वो ये भी वर्णन करते हैं, कौन? हरिसेन, कि समुद्रगुप्त के पास एक विशाल सेना के साथ साथ जल सेना भी थी जिसे नौसेना के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें, समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया। तो अश्वमेघ यज्ञ समुद्रगुप्त ने किया, और इसका उल्लेख हमें किस में मिलता है? कि समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ था? अश्वमेघ पराक्रम। तो ये जो सिक्के थे उन सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ था, जिसको देखने पर हमें पता लगता है कि समुद्रगुप्त जो थे राजा बनने के बाद में उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। फिर समुद्रगुप्त संगीत में भी क्या थे? निपुण। और संगीत में निपुण होने के कारण उनके एक सिक्के पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत कला में भी निपुण थे, और एक सिक्के में उन्हें वीणा के साथ संगीत का जो कार्य है वो करते हुए दिखाया गया है।
इसके बारे में बात करें कि समुद्रगुप्त कविता भी लिखते थे। तो देखो संगीत में तो निपुण थे ही, साथ में क्या लिखते थे, कविता भी लिखते थे। और कविता लिखने के कारण उन्हें किसके नाम से जाना गया, कविराज। तो कविराज के रूप में भी उन्हें जाना गया। इसके बारे में हम बात करें तो समुद्रगुप्त के बाद में अगले जो शासक बने उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक का माना जाता है। इनके कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, जिनमें हम बात करें देवराज तथा देवगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज भी कहा जाता है और इन्हें देवगुप्त भी कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया ताकि अपनी शक्ति क्या कर लें, मजबूत कर लें। तो वैवाहिक संबंधों के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी जो पुत्री थी जिसका क्या नाम था, प्रभावती, इस पुत्री का विवाह कर दिया इन्होंने वाकाटक राजा रुद्रसेन से। तो अपनी पुत्री वाकाटक राजा को सौंप दी जिनका नाम था रुद्रसेन, ताकि इनकी शक्ति का क्या हो, विस्तार हो सके और ज़रूरत पड़ने पर इनकी सहायता दूसरा राज्य कर सके। आगे हम बात करें तो उज्जैन को इन्होंने अपनी कौन सी राजधानी बनाई, द्वितीय। तो उज्जैन को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। तो पहली राजधानी तो आपको अच्छे से पता ही है कि ये जो गुप्त वंश है ये मगध पर स्थापित था। तो पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी किसने बनाई, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और उसका क्या नाम था, उज्जैन। तो उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया गया। अब गुजरात की बात करें तो देखो भारत के मानचित्र की बात करें तो भारत के मानचित्र में उल्टे 3 के रूप में आप एक ऐसी आकृति देखते हो। तो ये जो गुजरात है, इस गुजरात में शकों का अधिकार था और चंद्रगुप्त ने क्या किया, इन शकों पर आक्रमण करके इन्हें हरा दिया। और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक उपाधि धारण की जिसे कहा गया विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में आगे हम बात करें, अगले जो शासक बने उनका नाम था कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। समय की बात करें तो 414 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक का इनका समय रहा। इनके समय की मुख्य एक ही बात मानी जाती है कि नालंदा विश्वविद्यालय, ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना, उसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, कुमारगुप्त। इन्होंने एक उपाधि भी धारण की महेंद्रादित्य, इसलिए इनका नाम हो गया कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की, स्थापना, जो कहाँ पर स्थित था, बिहार में। अब आगे हम बात करें तो अगला जो शासक आया उसका नाम था स्कंदगुप्त। समय की बात करें तो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक का समय स्कंदगुप्त का रहा। अब एक आती है सुदर्शन झील। आखिर ये सुदर्शन झील जो है क्या स्कंदगुप्त ने बनाई? नहीं, ये सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाई गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने एक झील बनाई थी सुदर्शन झील। तो उनके माध्यम से एक झील का निर्माण हुआ, सुदर्शन झील, और उस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार, उनका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि अपने समय में स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। अधिक हूण आक्रमण हुए। हूण एक प्रकार से मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारी थे जो कि आकर के भारी संख्या में आते थे और लूट करके वापस से चले जाते थे। तो राज्यों का ये विनाश करते थे, जनता को प्रताड़ित करते थे और लूट की सामग्री लेकर के चले जाते थे। तो सर्वाधिक हूण जो आक्रमण हुए थे वो किसके समय हुए थे? स्कंदगुप्त। और अंततः ये हूणों को पराजित करने में क्या रहे? सफल रहे। अब गुप्त वंश के अंतिम शासक की हम बात करते हैं, उनका नाम था विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश के कौन से शासक थे? अंतिम शासक थे। चलो आगे हम बात करते हैं गुप्त काल की सांस्कृतिक
उपलब्धियां कि आखिर गुप्तकालीन जो शासक थे कौन से धर्म को मानने वाले थे और इनके समय कौन कौन से विदेशी व्यक्ति आए थे, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, इन सभी चीज़ों की हम बात करते हैं तो वो सांस्कृतिक उपलब्धियों में आते हैं। सबसे पहले धर्म की बात करें कि आखिर गुप्त काल के जो शासक थे वो कौन से धर्म को मानने वाले थे, तो वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे, हिंदू धर्म को या वैदिक धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके समय में एक व्यक्ति आया था जो चीन से आया था, तो चीनी यात्री फायान भारत आया था और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था फो क्यों की। तो ये ग्रंथ, ये रचना किसने लिखी थी? ये रचना लिखी थी चीनी यात्री किसने? फायान, जो किसके समय में भारत आया था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या आया था? भारत। अब गुप्तकालीन शासन की हम बात करें कि गुप्त काल का जो शासन था, प्रशासन था, वो कौन सी भाषा के माध्यम से संचालित होता था कि तो गुप्त काल में शासन की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। अब कुछ नाटक लिखे गए किसके समय में? गुप्त काल में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक था और रघुवंशम ये महाकाव्य। इसके अलावा और भी थे लेकिन किताब में इन दो का उल्लेख है और ये दोनों ही रचनाएं लिखी गई किसके माध्यम से लिखी गई? कालिदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम जो रचना है वो किसकी है? कालिदास की है। मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी इसका मतलब होता है। तो ये जो मृच्छकटिकम ये नाटक लिखा गया, ये किसने लिखा? शूद्रक ने लिखा। मुद्रा राक्षस ये जो नाटक लिखा गया वो किसने लिखा? विशाख दत्त ने लिखा। अमरकोश ये जो रचना है वो किसकी है? अमर सिंह की। तो इस प्रकार से कुछ ग्रंथ हमें देखने में मिलते हैं गुप्त काल में। फिर आगे हम बात करें गुप्त काल में, देखो कुछ व्यक्तियों के नाम आते हैं आर्यभट्ट, वराह मिहिर तथा ब्रह्मगुप्त। तो गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणित और ज्योतिष के जानकार थे। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट जो थे वो अच्छे गणितज्ञ थे अपने समय में और इन्होंने दो रचनाएं लिखी, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। और ये आर्यभट्ट वही थे जिन्होंने दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में की। तो दशमलव प्रणाली की देन भारत को माना जाता है और भारत में इसकी शुरुआत गुप्त वंश में किसने की? आर्यभट्ट ने की। इन्होंने यह बताया था कि सूर्य जो है उस सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी। कि सूर्य मध्य में है, उसके चारों ओर घूमती हुई उसकी परिक्रमा कर रही है कौन? पृथ्वी। तो ये जानकारी किसने दी थी? आर्यभट्ट ने। आगे हम बात करें तो वराह मिहिर ये ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिष के जानकार थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और लघु जातक ये रचनाएं लिखी। फिर ब्रह्मगुप्त की हम बात कर लें तो ये भी आर्यभट्ट की तरह गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और खंडे खाद्य ये ग्रंथ लिखे। गुप्त काल में आगे हम बात करते हैं अजंता। अजंता पड़ता है महाराष्ट्र में। तो अजंता में गुफाओं का निर्माण किया गया और कुछ गुफाएं बनाई गई मध्य प्रदेश में। तो ये जो बाघ की गुफाएं हैं वो तो कहाँ पर थी? मध्य प्रदेश में। और अजंता की गुफाएं कहाँ पर थी? महाराष्ट्र में। तो इन गुफाओं का निर्माण किसके समय में हुआ था? इन गुफाओं का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। दिल्ली में लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति और सुल्तानगंज में 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा। तो दिल्ली में जो लौह स्तंभ है, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की जो मूर्ति है और सुल्तानगंज में 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की जो प्रतिमा है वो भी गुप्तकालीन ही मानी जाती है। अब गुप्तकालीन समाज की बात करें तो गुप्तकालीन जो समाज है वो वर्ण व्यवस्था में क्या था? विभक्त। अब देखो वर्ण के बारे में हमने वैसे तो पढ़ लिया था पिछले टॉपिक में। तो वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण कितने माने गए थे? 4। सबसे ऊपर कौन हुआ करता था? ब्राह्मण। उसके बाद में क्षत्रिय, उसके बाद में
वैश्य और उसके बाद में शूद्र। तो ये देखो 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो गुप्तकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी और उसमें सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त था? ब्राह्मण को। ब्राह्मण का मुख्य कार्य क्या था? तो ब्राह्मण का मुख्य कार्य था, देखो, अध्ययन करना। तो ब्राह्मण अध्ययन करता था, उसके बाद में अध्यापन। तो पहले तो शिक्षा प्राप्त करता था, फिर शिक्षा देता था। दान देना, दान लेना, यज्ञ करवाना, तो ये सभी कार्य किसके थे? ब्राह्मण के। क्षत्रिय की बात करें, क्षत्रिय का जो मुख्य कार्य था वो था राज्य की सुरक्षा। तो हालांकि ये भी अध्ययन करते थे, दान देते थे, कौन? क्षत्रिय, लेकिन इनका जो मुख्य कार्य जो था, तो क्षत्रिय का मुख्य कार्य था राज्य की रक्षा करना। वैश्य की बात करें तो वैश्य का कार्य था व्यापार। तो व्यापारिक जो व्यवस्था थी वो वैश्य के माध्यम से संचालित होती थी। और शूद्र जो था वो ऊपर वाले जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना, ये कार्य किसका था? शूद्र का था। तो सेवा करना। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ण थे। इस वर्ण व्यवस्था पर गुप्तकालीन समाज संचालित होता था। और इसका आधार क्या था? तो ये गुप्तकालीन जो समाज था, इसमें वर्ण व्यवस्था थी, ये कौन से आधार पर संचालित थी? तो ये थी जन्म के आधार पर। तो वर्तमान में भी जो अपना समाज है वो जन्म के आधार पर स्थापित है। जैसे अगर राजपूत घर में आपका जन्म होता है तो आप भी क्या कहलाओगे? राजपूत। तो उसी प्रकार से ये जो आधार है वो कौन सा है? जन्म। जबकि उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था जो थी वो शुरू हुई थी। इससे पूर्व ऋग्वैदिक काल में जन्म के स्थान पर कर्म और व्यवसाय को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो गुप्त काल में जन्म के आधार पर क्या थी? वर्ण व्यवस्था। तो गुप्त काल में 8 प्रकार के विवाह थे, जिनमें प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इस प्रकार से टोटल 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। इनमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था ब्रह्म विवाह को। इस ब्रह्म विवाह में पिता अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे सुयोग्य वर को ढूंढ करके करता था। तो स्वयंवर प्रथा भी उस समय विद्यमान थी। गुप्त काल में नारी सम्मान को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, नारियों को सम्मान प्राप्त था। पुत्र के अभाव में, जब संतान नहीं हो तो उसके अभाव में अगर पुरुष की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो उसकी जो संपत्ति है उस संपत्ति पर किसका अधिकार माना जाता था? उसकी पत्नी का अधिकार माना जाता था। तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि नारी को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो गुप्त वंश के बाद में आगे हम बात करते हैं वर्धन वंश की। क्या आखिर वर्धन वंश की स्थापना कब की गई? किसके माध्यम से की गई? तो इस स्थापना करने वाले जो थे उनका नाम था पुष्यभूति। तो ये जो पुष्यभूति थे उन्होंने 6ठी शताब्दी में, तो 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति ने दिल्ली के निकट एक वंश की स्थापना की जिसे वर्धन वंश कहा गया या पुष्यभूति वंश कहा गया। तो दिल्ली के निकट जो थानेश्वर है उसमें वर्धन वंश की क्या हुई? स्थापना। अब पुष्यभूति के बाद में प्रभाकर वर्धन शासक बने। प्रभाकर वर्धन के बाद में उनके पुत्र राज्यवर्धन क्या बने? शासक बने। इसके बाद में इनके भाई, राज्यवर्धन के जो भाई थे हर्षवर्धन, वो क्या बने? शासक बने। हर्षवर्धन की हम बात करें तो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासन संचालित किया। वर्धन वंश का इन्हें अंतिम शासक माना जाता है। तो उपाधि की बात करें तो हर्षवर्धन अंतिम शासक था, किसका? वर्धन वंश का। इन्होंने एक उपाधि धारण की, महाराजा धीराज। तो हर्षवर्धन जो थे उन्होंने महाराजा धीराज की क्या प्राप्त की? उपाधि प्राप्त की। शिव और सूर्य की ये क्या करते थे? उपासना। इसका मतलब हिंदू धर्म को मानने वाले थे। तो शिव और सूर्य की उपासना हर्षवर्धन के माध्यम से की
जाती थी। हालांकि हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन फिर भी ये बौद्ध धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, इसलिए हर 5 वर्ष के बाद में ये क्या करते थे, प्रयाग, जहाँ पर गंगा यमुना इनका जो संगम है, वहाँ प्रयाग में दान दिया करते थे। इनके समय में एक चीनी यात्री आए जिसका नाम था हवेन सांग। तो हवेन सांग जो था वो किसके समय आया, हर्षवर्धन के समय भारत आया।